वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में है। ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऐसा रीजन जो आपको मालदोवा और यूक्रेन के बीच में मिल जाएगा। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। ऑफिशियली इसे पूरी दुनिया मालदोवा का हिस्सा मानती है। हालांकि ट्रांसनिस्ट्रिया खुद को एक आजाद देश बताता है। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई सारे देशों ने खुद को आज़ाद घोषित किया। सिमिलरली ट्रांसनिस्ट्रिया ने भी खुद को आज़ाद घोषित किया। हालांकि मालदोवा ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ट्रांसनिस्ट्रिया उनका पार्ट है। मालदोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया को उसी समय कैप्चर करके अपने डोमेन में रखने का भी प्रयास किया, लेकिन एट दैट टाइम जो रशियन सोल्जर्स थे उन्होंने ट्रांसनिस्ट्रिया को प्रोटेक्ट कर लिया। सो ट्रांसनिस्ट्रिया वैसे तो मालदोवा का हिस्सा है, बट ये खुद को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। ये कंप्लीटली रिलाई करते हैं अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक नीड्स के लिए रशिया के ऊपर। रशिया इनको फ्री में ग्रांट देता है, सब्सिडीज देता है और नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह भी सप्लाई करता रहता है। बहुत सारे रशियन सोल्जर्स भी ट्रांसनिस्ट्रिया में रहते हैं। सो ऑफिशियली मालदोवा का पार्ट होने के बावजूद ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा के फुल कंट्रोल में नहीं है। और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में करे। हालांकि रशिया खुद को इस विवाद से बाहर रख रहा है। हाल फिलहाल में वहां पे कुछ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन देखे गए हैं। यूक्रेन का ऐसा कहना है कि ये एक्सप्लोजन्स किए गए हैं रशिया के द्वारा और अब रशिया इस रीजन को इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के अगेंस्ट में, बिकॉज ये यूक्रेन के बॉर्डर पे है। जबकि रशिया का ये कहना है कि ये जो एक्सप्लोजन्स हैं वो यूक्रेन के द्वारा करवाए गए हैं इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। अगर रशिया यहाँ पे इंटरवीन करता है, जो कि खुद भी ऑफिशियली ट्रांसनिस्ट्रिया को मालदोवा का ही हिस्सा मानता है, तो इस तरीके से वो मालदोवा में इंटरवीन कर देगा। ये डिफैक्टो स्टेट है जो मालदोवा और यूक्रेन के बीच में है। ये तो हमने देखा। इसे कई बार सोवियत यूनियन के रेमिनेंट के तौर पे भी देखा जाता है। ये सोवियत यूनियन के टूटने के दौरान ही खुद को अलग करता है और खुद को आज भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मानता है। जो मालदोवन ट्रूप्स हैं वो 1990 में और 1992 में कोशिश करते हैं कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया को कैप्चर कर लें और मालदोवा का हिस्सा बना लें। हालांकि रशियन सोल्जर्स की वजह से ऐसा हो ना सका। वर्तमान में जो मालदोवन कंट्रोल है वो तो ट्रांसनिस्ट्रिया पे नहीं है, फिर भी उसे मालदोवा का ही हिस्सा माना जाता है। रशिया खुद भी इसे इंडिपेंडेंट नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसकी इकॉनमी रशिया पे ही डिपेंडेंट है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रहने वाले लोगों की ज्यादातर जो सिटीजनशिप है वो तो डुअल है, यानी कि एक ट्रांसनिस्ट्रिया की दूसरी रशिया की, और समटाइम्स ट्रिपल है, यानी कि मालदोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया और रशिया की। यहां पर देखिए, ये तो बात हो गई ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जूट के बारे में है। वेस्ट बंगाल एक जूट क्राइसिस फेस कर रहा है। वहां पे जो जूट मिल्स हैं वो जूट नहीं खरीद रहे हैं, रॉ जूट नहीं खरीद रहे हैं, बिकॉज उनके लिए रॉ जूट कई सारे कारणों से बहुत महंगा हो गया है और कई बार तो जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बिकता है उससे महंगा उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है। होर्डिंग इसका एक बेसिक रीजन है। और दूसरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे काफ़ी महंगा वो खरीद पा रहे हैं जूट के रॉ मटेरियल को। वो सीधे फार्मर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और मिडिल मैन होर्डिंग करके बहुत महंगे दाम पे पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने जूट खरीदना बंद कर दिया है। तो ये जूट क्राइसिस है जो राइट नाउ चल रहा है। बात करते हैं जूट के बारे में। टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का चाहिए होता है। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। एलुअल सॉइल हो जो वेल ड्रेन्ड हो। इसे भारत में गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट और बाकी कई तरीके के आर्टिफैक्ट बनाने में किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है। उसके बाद नंबर बांग्लादेश और फिर चाइना का आता है। लेकिन अगर आप बात व्यापार की करें, ट्रेड की, तो बांग्लादेश नंबर 1 पे है। बांग्लादेश दुनिया का 3/4 जूट एक्सपोर्ट करता है, मतलब 4 में से 3 हिस्सा। जबकि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद महज 7% जूट का एक्सपोर्ट करता है। इसके दो बेसिक कारण हैं। एक तो हम जूट के एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सीरियस नहीं रहे, जहां पे बांग्लादेश ने लीड ले ली, और दूसरा कि हमारे यहाँ जूट का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। बट इस दिशा में भारत को काम करना चाहिए, बिकॉज जूट एक्सपोर्ट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है वहां पर हमें एलुअल सॉइल मिल जाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में। दैट्स वाई वहीं के राज्यों में ये ज्यादा उगाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लानिना के बारे में है। लानिना के संबंध में एक छोटी सी न्यूज आई थी कि ज्यादातर मेट्रोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि लानिना इंडिया का फ्रेंड है। बिल्कुल सही बात है, लानिना इंडिया का फ्रेंड है। बट लानिना में होता क्या है? ये एक प्रकार का वेदर पैटर्न है। लानिना मतलब एक मौसमी दशा है जो पैसिफिक ओशन में किसी भी साल क्रिएट हो सकती है, हर साल भी क्रिएट हो सकती है। नॉर्मल ईयर्स में देखिए होता क्या है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, जैसे ये इक्वेटर का रीजन है, आप देख सकते हो, यहां पर जो इक्वेटर पे वार्म वाटर है वो पश्चिम की ओर बहने लगता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया भी गया है, ऑस्ट्रेलिया की ओर वेस्टवर्ड।
तो जब वार्म वाटर यहां से फ्लो करके यहां आएगा तो समंदर के नीचे से पानी जो है वो ऊपर आता है साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, और ये पानी हो जाता है ठंडा। जो वार्म वाटर है ये अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ यानी कि वेस्टवर्ड आएगा तो वो यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, जबकि ये ठंडा पानी जो डीप गहराई से समंदर के राइज होकर ऊपर आ रहा है ये यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। इससे साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है वो ठंडा हो जाता है। वैसे तो ये छोटा सा चेंज है लेकिन ये ओशन के टेम्परेचर को हैविली इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाद जो गर्म हवाएं हैं वो इस ठंडे क्षेत्र से इधर आना शुरू हो जाएंगी, वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी और उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वहां पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। रिजल्टेंट देखिए, हैवी और बेटर मानसून हमें देखने को मिलता है इंडिया में, लेकिन पेरू और इक्वाडोर का रीजन जो है वो ड्रॉट फेस करता है। क्योंकि यहां पे मामला ठंडा हो गया तो इधर वाले एरिया में बारिश हो नहीं पाती, तो वहां पर सूखा पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही हैवी फ्लड्स आ जाते हैं, तो ये इफेक्ट्स होते हैं लानिना के। इसका उल्टा एल नीनो होता है, जब यहां पर जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है साउथ अमेरिका के कोस्ट पे और इधर ठंडा हो जाता है, तो सारा मूवमेंट उल्टा हो जाता है। फिर इंडिया की ओर जो बारिश है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट बैंक के बारे में है। एक्चुअली में है ये कि लगभग 1000 पैलेस्टीनियन इनहेबिटेंट्स हैं जिनको वेस्ट बैंक के एक रीजन जो रूरल एरिया है वहां से डिस्प्लेस करना है, उस पूरे एरिया को एविक्ट करवाना है, और वहां पे 1000 पैलेस्टीनियंस हैं। उस एरिया को जो इजराइल है उसने डिजिग्नेट कर दिया है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, तो वहां पे रहने वाले पैलेस्टीनियंस को यानी कि लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। इस पिटीशन को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट इज द रीजन कि वेस्ट बैंक का ये पूरा एरिया न्यूज में आया। येलो कलर में जो एरिया दिख रहा है ये इजराइल का है, यहां पर है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक और ये है गोलान हाइट्स। लोकेशन आपने देख ली मैप में। ये एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो वेस्टर्न डेड सी का भी पार्ट है। जॉर्डन ने अरब इजराइल वॉर में 1948 में इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। हालांकि जो 6 डे वॉर हुआ इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में 1967 में, उस दौरान इजराइल ने इस एरिया को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इजराइल के पास है। यहां पर देखिए ये हिस्सा लार्जली इजराइल के पास है। वेस्ट बैंक सैंडविच्ड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसकी सबसे बड़ी सिटी रामल्ला है जिसको पैलेस्टीनियन अपने एक डिफैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान में 130 फॉर्मल इजरायली सेटलमेंट्स हैं इस पूरे एरिया में और 26 लाख पैलेस्टीनियंस भी हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। जो पैलेस्टीनियंस हैं वो वेस्ट बैंक को अपनी फ्यूचर स्टेट का मेन पार्ट मानते हैं या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था कि गोलान हाइट्स कई दफा न्यूज में देखा जाता है, किससे संबंधित है? आपको पता है, मिडिल ईस्ट से, मतलब इससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सही जवाब हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डल लेक के बारे में है। डल लेक में पोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि डल लेक में पोल्यूशन को कम कर सकें, उसे रिजुविनेट कर सकें, और इस इनिशिएटिव का नाम है अथवास। इसे अभी हाल ही में जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने लॉन्च किया। अथवास एक बहुत ही यूनिक पार्टनरशिप है सिटीजन्स और अथॉरिटीज के बीच में। हम एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बेसिस पे हम डल लेक को बेहतर बनाएंगे। इसमें हम करेंगे डी वीडिंग, जो वीड्स घास खरपतवार उगाती है हम उसे वहां से निकालेंगे। इसके अलावा ड्रेजिंग, जो तलछटी पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, गड़बड़ियाँ या फिर जो कचरा वगैरह आ जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, हम उसको निकालेंगे ताकि वो क्लीन रहे। डल लेक के बारे में बात करें, इसे जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल के रूप में जाना जाता था। इसे जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर जेवल इन टाइटल्स के नाम से भी एक्नॉलेज किया जाता है। लेक इंपॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशंस की, जिसमें फिशिंग और वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग शामिल है। कई तरीके के प्लांट्स भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। जो जबरवान माउंटेन वैली है वहीं पर लोकेटेड है। बेसिकली जो शंकराचार्य हिल्स हैं उसके फुट हिल्स में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग गार्डन्स भी आपको मिलेंगे जिन्हें कश्मीरी लोग राड नाम से पुकारते हैं। यहीं पर आपको लोटस यानी कि कमल का फूल भी जुलाई और अगस्त महीने में खिला हुआ दिख जाएगा। आर्टिकल पोआई लेक के बारे में है। अभी हाल ही में बीएमसी यानी कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक सेटबैक लगा है। एक्चुअली में पोआई लेक के चारों ओर वो एक जॉगिंग ट्रैक और एक साइकिल ट्रैक बनाने वाले थे, इनफैक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में एक पीआईएल दायर की गई है और इस पीआईएल को अलाउ कर दिया गया है। हो सकता है कि इस ट्रैक के काम को रोक भी दिया जाए या इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए, अगर बात करें पोआई लेक की तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है।
मुंबई का जो सब अर्बन वाला एरिया है उसके नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पोआई लेक मिल जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। कैसे बना था अभी आप समझ जाओगे। मुंबई के नॉर्थ में और थाने के साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा। दो डैम्स बनाए गए थे एक्चुअली में 1891 के दौरान मिथी रिवर पे, और उन्हीं डैम्स के चलते उसके पीछे जो रिजर्वायर बनता है उसी के रिजल्टेंट ये पोआई लेक वहां पर बन गया है। तो ये मैन मेड है, सिंपल है। जो पर्पस था वो बेसिक तो यही था कि मुंबई को पानी की सप्लाई की जाए, लेकिन इसके बनने के कुछ समय के बाद ही ये श्योर हो गया कि जो पानी वहां पे है वो पीने के लायक नहीं है। तो राइट नाउ उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए तो नहीं किया जाता, बट इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट एंजलिंग एसोसिएशन, जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंजलिंग एसोसिएशन कहा जाता था, उसे 1936 में बनाया गया था। उसके ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे लेक का जो मैनेजमेंट है उसको देखें। तो वर्तमान में यही इसका मैनेजमेंट देख भी रहे हैं। 1995 में नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान आया था। तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान में जो टॉप 10 लेक्स चूज की गई थी जिनको रिवाइव और इंप्रूव करना था, उनमें एक पोआई लेक भी था। और 2002 के बाद से इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर दिया गया, और इसके इंप्लीमेंट होने के बाद मतलब बीएमसी से इंप्लीमेंट भी कर रही है, वहां के पानी की क्वालिटी सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव भी हुई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पोआई लेक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओडिशा के बारे में है। रशियन फोर्सेस ने अभी हाल ही में मैसिव अटैक किया ओडिशा का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहां पर। इसके माध्यम से वो बेसिकली जो वेपन्स का शिपमेंट है या सप्लाई लाइन है यूक्रेन के लिए, उसको कट करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन देखिए यहाँ पे इसकी कैपिटल कीव है। साउथ में आएंगे तो ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में आपको ओडेसा ये पोर्ट मिलेगा और सिटी मिलेगी। इसका इस्तेमाल अभी तक यूक्रेन कई प्रकार के वेपन्स को अलग अलग देश जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनसे लेने में कर रहा है। ओडेसा या फिर ओडेसा, इसके ऊपर अटैक किया गया रशिया के द्वारा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी सप्लाई चेन काट दी जाए। तीसरा मोस्ट पॉपुलस सिटी है और यूक्रेन की म्यूनिसिपैलिटी है। एक मेजर सी पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का हब है जहां से वो अभी तक अपना ट्रेड भी करते रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, वो तो आपको मैप में दिख भी रहा है। जो सिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ओडिशा रीजन का, ओडिशा रायन का और ओडिशा ओब्लास्ट का ये प्रांत है बेसिकली वहाँ का। जो ओडिशा है उसे कई बार पर्ल बाय द सी, सदर्न कैपिटल, ओडिशा मामा, द ह्यूमर कैपिटल या सदर्न पैल्मायरा के नाम से पुकारा जाता है। तो कई सारे मेटाफोरिकल नाम हैं ओडिशा के। ओडिशा एक वार्म वाटर पोर्ट है। अगर हम ओडिशा सिटी की बात करें तो ओडिशा सिटी में केवल ओडिशा पोर्ट नहीं है बल्कि पोर्ट योजने भी है। और ये जो पोर्ट योजने है ये एक सिग्निफिकेंट ऑयल टर्मिनल है जो आसपास का पूरा एरिया है उसके लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वहां पे कुछ रेगुलेशंस को लोअर किया है, ईज किया है, जिसके तहत अब गैस पावर्ड प्लांट्स वहां पे लगाए जा सकेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें तो इन्हें आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। जो डंकन पैसेज है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। देखिए ये है लिटिल अंडमान और ये है साउथ अंडमान, इसके बीच में यहां पे है डंकन पैसेज। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन जो यहां पे दी गई है दैट इज 10 डिग्री चैनल जो है वो जो निकोबार ग्रुप है साउथ में उसको ग्रेट अंडमान ग्रुप से अलग करता है। तो देखिए यहां पे है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, आप जानते हो। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। यहां पे देखिए बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो आपको ग्रेट निकोबार दिख जाएगा ना, ये है ग्रेट निकोबार जो सबसे बड़ा है और ये सुमात्रा के सबसे नजदीक में है। यही 2017 में प्रश्न आया था यूपीएससी का कि ग्रेट निकोबार के नजदीक में सबसे नजदीक में क्या है, और सही जवाब सुमात्रा ही था। यहाँ पे ये टर्शरी सैंडस्टोन या लाइमस्टोन से बने हैं आइलैंड्स। बैरन और नारकोंडम आइलैंड, दो जो आइलैंड्स हैं बेसिकली ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में मिलेंगे। भारत में यही दो ऐसे एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो अवेलेबल हैं। मेनलैंड इंडिया में तो कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है 2014 में पूछा गया था, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? आसान सा सवाल था, अंडमान एंड निकोबार को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन करीम के बारे में है। कुछ समय पहले साइक्लोन असानी बहुत ही एक्टिवली बढ़ रहा था। इन बिटवीन बे ऑफ बंगाल में हमें एक और साइक्लोन दिख गया है दैट इज साइक्लोन करीम। और दोनों साइक्लोन्स चूंकि एक साथ ओरिजिनेट हो गए हैं इसीलिए इन्हें ट्विन कहा जा रहा है। साइक्लोन करीम और साइक्लोन असानी ये दोनों मिलकर एक ट्विन साइक्लोन क्रिएट कर रहे हैं। करीम जो है ये साउथ अफ्रीकन कंट्री सिसिलीज की तरह दिया गया नाम है। ये दो के दोनों ही इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुए हैं और अब धीमे धीमे दूर जा रहे हैं। साइक्लोन करीम जो ओपन
सी है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, वहां पे क्रिएट हुआ था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में है। हाई लेवल की मीटिंग हुई अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री की, जहां पर ऊज जो पर्पज प्रोजेक्ट है उसके काम को रिव्यू किया गया कि वो बढ़िया चल रहा है कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो ऊज है ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। देखिए, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान को जाता है। हालांकि 20% पानी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे रावी, बियास, सतलुज ये तीनों नदियां भारत के पास हैं। हालांकि पानी को तो आप रोक नहीं सकते, इसीलिए जो पानी हमें मिला भी है हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते नहीं हैं, वो बह के चला जाता है पाकिस्तान और बाकी के एरिया में, अल्टीमेटली समंदर में जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना के एटलीस्ट जो पानी हमें इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिला है उसका इस्तेमाल करें। तो जो ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इसी दिशा में एक प्रयास है, जहाँ पे हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी हमें राइट्स मिले हैं उनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और पानी का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जम्मू एंड कश्मीर में रिवर ऊज के ऊपर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ला रीयूनियन के बारे में है। इंडिया और फ्रांस की नेवीज ने अभी हाल ही में सेकंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग करी। फ्रांस का जो आइलैंड है ला रीयूनियन, जो कि इंडियन ओशन के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, वहाँ पर देखिए ये अफ्रीका का आपको पूरा ईस्टर्न कोस्ट दिख रहा है। ये मेडागास्कर है, यहाँ पे मॉरिशस है, इसके साउथ में थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो ये है रीयूनियन आइलैंड, जो कि फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। बड़े मैप में देखना चाहें तो देखिए ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, ये है मेडागास्कर और यहाँ पे स्पॉट किया गया है रीयूनियन आइलैंड को। इसके बारे में बात करते हैं। रीयूनियन एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। 950 किलोमीटर आपको मेडागास्कर के ईस्ट में मिलेगा और 175 किलोमीटर इसके डिस्टेंस है मॉरिशस से। रीयूनियन आउटर मोस्ट रीजन है यूरोपियन यूनियन का और यूरोजोन का भी हिस्सा है। इसके अलावा फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट एक मायोते भी है। ये ऐसे यूरोजोन रीजन्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं। ये तो बात हो गई रीयूनियन आइलैंड के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेला टनल के बारे में है। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सेला टनल, ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है और तैयार होने वाला है। जो इसकी डेडलाइन है उसके पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की स्थिति में हैं। सेला टनल अभी तक का सबसे लंबा बाई लेन रोड टनल बन जाएगा जो इतनी ऊंचाई पर बनेगा। ऊंचाई का मतलब यहाँ 13,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है। चूंकि ये टनल इससे ज़्यादा ऊंचाई पे है तो इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा बाई लेन रोड टनल किसी भी देश ने आज तक नहीं बनाया है, जो भारत बना रहा है। जो इसकी टोटल लेंथ होगी प्रोजेक्ट की, उसमें टनल और जो अप्रोच और लिंक रोड्स हैं उनको भी शामिल कर लें तो इसकी पूरी लंबाई 12 किलोमीटर की हो जाएगी। इसे बीआरओ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जहां बनाया जा रहा है वो इंडो चाइना का बॉर्डर है और ऊंचाई 13,800 फीट है। यहाँ पर देखिए ये तवांग को दिरांग और बोमडिला से कनेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे तवांग है, ये है दिरांग और यहाँ पे है बोमडिला। तो दिरांग और तवांग इन दोनों के बीच में यहाँ पर सेला पास टनल है। ये यहाँ तक जाने की जो दूरी है उसे 1 घंटा कम कर देगा। टाइम जो है वो 1 घंटा कम कर देगा। हर वेदर में इस टनल को एक्सेस किया जा सकेगा। टफ टेरेन में अक्सर बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आर्मी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होगा और ये ईयर राउंड एक्सेस दे देगा तवांग के लिए। जो भी हमारा मेन स्ट्रीम इंफ्रा है उसके साथ उसे एक्सेसिबल बना देगा। 317 किलोमीटर लंबा बालीपारा, चारद्वार और तवांग जो रोड है, जो वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और तवांग को कनेक्ट करता है, उसी पर इस टनल को बनाया जा रहा है। एक बार तैयार हो जाए तो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाला ये सबसे लंबा ट्विन लेन टनल बन जाएगा। फर्दर इससे हम वेपन्स और सोल्जर्स की जो तेज आवाजाही है उसे भी इंश्योर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स के बारे में है। हमारे प्रेसिडेंट जमैका और इस देश के विजिट पे हैं। जमैका के बारे में बात हुई थी, अब बात करेंगे इस देश के बारे में। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स ये कैरेबियन रीजन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। लोकेशन अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे वेनेजुएला है, इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ये आइलैंड कंट्री, और ये है लेसर एंटिलीज पे। इसकी कैपिटल और मेन पोर्ट है किंग्सटाउन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंगोंग लेक के बारे में है, जिसे पेंगोंग सो भी कह दिया जाता है। इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो ब्रिज चाइना बना रहा है पेंगोंग सो लेक के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर। एंड दैट इज द रीजन कि पेंगोंग सो लेक या फिर पेंगोंग सो कह लीजिए, लेक कह लीजिए, वो फिर से न्यूज में है। ये अक्सर न्यूज में रहता है बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन है भारत और चाइना के बीच में। यहाँ पर आपको दिख रहा है लेह और यहाँ पर है पेंगोंग लेक। पेंगोंग सो इसका मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक, मतलब जो पेंगोंग है इसका मतलब लद्दाखी लैंग्वेज में कॉन्क्लेव होता है, और लेक सो
मतलब TSO यहाँ पे T साइलेंट होता है, तिब्बतियन लैंग्वेज के शब्द हैं। ये लेक 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और 135 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर देखिए जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तक एक्सटेंडेड है और जिसकी हाइट 6,000 मीटर के आसपास है, जिसमें K2 जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक है वो भी यहीं पर इसी रेंज में आती है। वो पेंगोंग सो लेक के नदन बैंक पे आके खत्म होती है। जो इसका सदर्न बैंक है वहां पर भी आपको मिलता है एक ब्रोकन माउंटेन रेंज, जिसका स्लोप आपको साउथ में जो स्पांगूर लेक है उसकी तरफ मिलेगा। जो लेक का पानी है वैसे तो देखने में आपको ये दिखेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ, लेकिन ये ब्रैकिश है, मतलब आप इसे पी नहीं सकते। यहाँ डिस्प्यूट का कारण क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। वैसे तो ये आपको लैंड एरिया पे मिलती है, लेकिन एक हिस्सा ये है पेंगोंग सो का या पेंगोंग लेक का, जहां पर ये एक वाटर बॉडी के रूप में एग्जिस्टेंस में है और ये पानी के हिस्से से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों के अपने अपने क्लेम्स हैं, भारत के अपने क्लेम हैं, चीन के अपने क्लेम्स हैं। दोनों ही साइड्स अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बाउंड्रीज को मार्क करते हैं। इंडिया 45 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पेंगोंग सो का उसे कंट्रोल करता है, जबकि बाकी हिस्सा चाइना के पास में है। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन रहता है भारत और चीन के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्लो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में है। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक रॉक स्ट्रक्चर को स्कैन किया है जमीन से लगभग 3,000 किलोमीटर की गहराई में। जो हवाई का रीजन है वहां पर जमीन के नीचे 3,000 किलोमीटर नीचे हमें एक रॉक स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जहां पर जाने के बाद अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो 40% तक स्लो डाउन हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। इस फाइंडिंग को नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया गया। अब देखिए जो रॉक स्ट्रक्चर है ये हवाई के नीचे 3,000 किलोमीटर गहराई में सिचुएटेड है अकॉर्डिंग टू स्टडी, और ये स्लो अर्थक्वेक्स या फिर जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनको स्लो कर देता है। कितना स्लो कर देता है? 40% तक स्लो कर देता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे एक नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। ये इस पूरे स्ट्रक्चर या इसके एरिया का नाम है। अभी जो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन है ये कैसे क्रिएट होता है, इस संबंध में बहुत सारी थियरीज हैं। अर्थक्वेक वेव्स के स्लो डाउन हो जाने का एक बेसिक रीजन यहां पर आयरन की मात्रा का अधिक होना बताया जा रहा है। अब आयरन की मात्रा के अधिक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ये 4 बिलियन साल पहले बना, जब धरती एक इन्फेंट सिचुएशन में थी, यानी कि बन ही रही थी। ये भी हाइपोथेसिस है कि ये वही समय था जब मार्स जितना बड़ा एक रॉक, कोई एक यू कैन से कि एस्ट्रॉइड आके धरती से टकराया, जिसने प्लेनेट के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और अर्थ पे मैग्मा के ओशंस बन गए। उसमें आयरन एक बहुत बड़ा मटेरियल था, एक बहुत ही एबंडेंस में पाया जाने वाला मटेरियल था। वो धीमे धीमे अर्थ के डीप में डिसेंड होने लगा, मतलब नीचे जाके जमने लगा, क्योंकि वो भारी था। उसी दौरान कुछ कुछ जगहों पर ऐसे पॉकेट्स तैयार हुए जहां पर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ऐसे ही जोन्स को अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कहा गया। कुल मिला के ये थियरी ये कहती है कि जो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन बने ये उसी समय बने जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, जब जो आयरन है या फिर निकल है वो अर्थ के कोर में जमा हो रहा था। फर्दर एक थियरी ये भी कहती है कि ये जोन्स बाद में डेवलप हुए और ये किसी स्ट्रेंज रीजन से जो अर्थ का कोर है वहां से आयरन को अपनी ओर खींच रहे हैं, और उसकी वजह से यहां जो आयरन की मात्रा है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से ये अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन क्रिएट होते हैं और अर्थक्वेक की वेव्स को स्लो डाउन करते हैं। खैर ये महज हाइपोथेसिस हैं, ये जोन कैसे बनते हैं और ये अर्थक्वेक की वेव्स को स्लो डाउन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अभी और रिसर्च होगी तभी पता चल पाएगा। अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रंबन टनल के बारे में है। रंबन टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसी बीच उसका एक हिस्सा ढह गया। ये चिंता की बात है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और उसी बीच जो टनल है उसका एक हिस्सा ढह जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी का गठन किया है, उसमें होंगे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ही कोलैप्स कर गई। ये देखिए जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वहां पर लोकेटेड है। कमेटी का काम होगा कि वो रिमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट करें और जो जवाबदेह है उसे भी बताएं। रंबन एक टाउन है, रंबन डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के। ये चिनाब नदी के किनारे है और नेशनल हाईवे 44 पर लोकेटेड है। जम्मू और श्रीनगर दोनों से ही इस लोकेशन की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। इस लिहाज से ये लोकेशन आपको जम्मू और कश्मीर के बीच में मिल जाएगी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैबोन और सेनेगल के बारे में है।
हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी 3 नेशन विजिट पे गए, गैबोन, सेनेगल और कतर। ये जो विजिट रही, ये पहली विजिट थी जो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे इन 3 देशों के लिए हुई। गैबोन की बात करते हैं। गैबोन अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे पाया जाने वाला एक देश है, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका जो है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे आपको बेसिकली मिलेगा। इक्वेटर के पास में है, इसके आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक और आपको गल्फ ऑफ गिनी भी मिलेगा। इसकी कैपिटल है लिब्रेविले। सेनेगल की बात करते हैं, ये भी वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, मॉरिटानिया इसकी कैपिटल है। इसके पड़ोसी देश हैं माली, गिनी और गिनी बिसाऊ। इसकी कैपिटल है डाकर। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।